Hello friends, my name is CS Mayank Agrawal and I welcome you all in my lecture of economics. आज चैप्टर नंबर 1 दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के कुछ और टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स का दो ब्रांच दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स को किन किन वेज से पढ़ा जा सकता है। तो दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हालांकि ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है कि दो टाइप के इकोनॉमिक होते, नहीं। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के तरीके के हिसाब से दो, उसकी सहूलियत के हिसाब से दो चीजों, दो ब्रांचेस में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। का डिफरेंस देखेंगे। दूसरा है नेचर ऑफ द इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक्स, वेदर द इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। और तीसरा हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तीनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। ठीक, इससे पहले आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब पहला टॉपिक हम लोग बात करते हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान से सुना। तो सबसे पहले वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स ओरिजिन कहां से हुआ है ये हम लोग समझते हैं। सो द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, I फॉर इंडिविजुअल, A फॉर एग्रीगेट। अब समझते हैं, समझना। जब मैं किसी भी इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी स्टडी करता हूं तो मैं कहूंगा कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे स्टडी कर रहा हूं, मैं माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी भी इकोनॉमी को छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे, स्मॉलर लेवल पे पढ़ेंगे, तो उसे हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम पूरे इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ेंगे, एग्रीगेट पढ़ेंगे, लार्जर लेवल पे पढ़ेंगे, तो वो कहलाएगा क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये वर्ड का मतलब समझ में आया हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब स्मॉल, आई फॉर इंडिविजुअल। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, मैक्रोस का मतलब लार्ज, ए फॉर एग्रीगेट। मतलब जब हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, पूरे इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम पूरे इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये दो पार्ट नहीं है इकोनॉमिक्स के, ये इकोनॉमिक्स को पढ़ने का तरीका है। दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि ये हमारी इंडियन इकोनॉमी है। मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है बेटा, तो इसको इग्नोर करना। लेकिन मान लीजिए कि ये एक इंडियन इकोनॉमी है। अब हमारे इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में तीन एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब बात करते हैं प्रोडक्शन से। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि मैं ये पूरी इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल कार इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, वॉच इंडस्ट्री होगी, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी। अब समझना, मोबाइल इंडस्ट्री होगी। अब समझना कि मैंने इस इकोनॉमी के एक एक यूनिट की स्टडी करनी है। तो सपोज मान लो कि सबसे पहले मैं लेता हूं कार इंडस्ट्री। मुझे यह जानना है कि पूरे इंडिया में कार इंडस्ट्री की टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। ठीक, तो यहां पे कुछ कंपनीज हैं। सबसे पहला है हमारा मारुति, दूसरा है होंडा, ठीक, तीसरा है टाटा। मान लीजिए तीन कार इंडस्ट्रीज है। मारुति टोटल प्रोडक्शन करती है 50,000 यूनिट्स का, होंडा टोटल प्रोडक्शन करती है 30,000 यूनिट्स का, और टाटा टोटल प्रोडक्शन करती है 20,000 यूनिट्स का। इन टोटलिटी ये 1 लाख यूनिट्स क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है।
तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की या एक इंडिविजुअल कंपनी के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब मैं इंडिविजुअल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब आई एम स्टडीइंग इट इन अ माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल लेवल, स्मॉल लेवल। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या पूरे देश में, पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है? क्या नहीं। इसी तरीके से मोबाइल इंडस्ट्री भी होगी। सपोज मान लीजिए कि मोबाइल इंडस्ट्री में है सैमसंग, नोकिया, एप्पल, एमआई। ठीक, सैमसंग का टोटल प्रोडक्शन है मान लो 1 लाख यूनिट्स का, नोकिया का है 50,000 यूनिट्स का, एप्पल का है 30,000 यूनिट्स का, और एमआई का है 1.5 लाख यूनिट्स का। अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख, 3 लाख, 3,30,000। 3,30,000। ये क्या हो गया हमारा मोबाइल इंडस्ट्री। ये हमारी हो गई कार इंडस्ट्री, ये हो गई हमारी मोबाइल इंडस्ट्री। सिमिलरली और भी गुड्स एंड सर्विसेज की इंडस्ट्री होंगी, तो मान लेते हैं अदर इंडस्ट्रीज का टोटल प्रोडक्शन है सपोज 5,70,000 यूनिट्स। अजम्पशन 5,70,000 यूनिट्स क्या है, अदर इंडस्ट्रीज का टोटल प्रोडक्शन है। अब समझना कि जब मैं इंडिविजुअल यूनिट्स की या इंडिविजुअल इंडस्ट्री के टोटल के प्रोडक्शन की बात करूं तो वो हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पूरे इकोनॉमी में ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड दिस 5,70,000 यूनिट्स प्लस 1 लाख यूनिट प्लस 3,30,000 यूनिट, and this will be considered as aggregate production या aggregate supply, और इसकी जो डिमांड कहलाएगी उसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। सो हमारा हो गया 5,70,000 प्लस 3,30,000 प्लस 1 लाख, मतलब टोटल हमारे 10 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहां पे अगर मैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के प्रोडक्शन की बात करूं तो उसको हम लोग कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल की स्टडी। मतलब मैंने इकोनॉमिक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक इंडस्ट्री का इंडिविजुअल एनालिसिस कर रहा हूं, स्मॉलर लेवल पे एनालिसिस कर रहा हूं, तो दैट इज नोन एज व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैं पूरे इकोनॉमी को बिना डिवीजन के एज अ होल स्टडी करूंगा तो ये जो 10 लाख यूनिट्स है ये हमारा टोटल प्रोडक्शन, एग्रीगेट प्रोडक्शन कहलाएगा। ये कंसेप्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन से बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। एक बार इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में आ सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहला मीनिंग, जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब हम पूरे इकोनॉमिक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। दैट इज स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। और जब हम पूरे इकोनॉमी के सारे यूनिट्स को कंबाइन करके एक साथ उसके एनालिसिस करते हैं, मतलब हम इकोनॉमिक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड ना करके ओवरऑल उसकी स्टडी करते हैं, एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मैक्रो इकोनॉमी। सो इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। नेक्स्ट, व्हाट आर द टूल्स टू स्टडी द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए डिमांड और सप्लाई है, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था इंडिया के मैप पे। तो जब मैं क्या कर रहा हूं, कार के मतलब कार इंडस्ट्री के डिमांड्स का एनालिसिस कर रहा हूं, या कार इंडस्ट्री के कितना सप्लाई, कार इंडस्ट्री के द्वारा कितना सप्लाई किया जा रहा है कार का, उसकी स्टडी कर रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल की स्टडी कहलाएगी।
लेकिन मैं पूरे इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उन सभी का डिमांड कितना है, उन सभी की सप्लाई कितनी है, उन सभी का प्रोडक्शन कितना है, तो उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। पर्पस तो यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस क्या होता है बेटा, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो उनका जब कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट्स का या इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कितना कॉस्ट होगा, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं उसके एनालिसिस के लिए। सो इट एम्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसीलिए इसे हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्राइस थ्योरी। दूसरा, इट एम्स टू डिटरमाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पूरे देश का टोटल इनकम कितना है, दैट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम कितना है, या हमारे देश में टोटल कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उस नेशनल इनकम से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज या मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्स टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इसीलिए इसको हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब, एग्रीगेशन का मतलब टोटल करना, टोटल करना, सम टोटल करना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिग्री होती है एग्रीगेशन की, द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज लिमिटेड। मतलब यहां पे हम लोग सम टोटल तो करते हैं बट बहुत छोटे लेवल पे करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने कार इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया था। कार में 3 कंपनीज थी, टाटा, होंडा, मारुति। इन तीनों का मैंने क्या किया, सम टोटल किया, एग्रीगेशन किया। मतलब यहां पे एग्रीगेशन तो हो रहा है मार्केट डिमांड निकालने के लिए, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है। सो इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, दैट इज मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एक ही कमोडिटी थी, दैट इज कार, उसके अलग अलग कंपनीज के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अलग अलग कंपनीज के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है उसका सम टोटल कर रहे हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, इंडिविजुअल लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो जब मैं डिमांड की बात करूं तो वो मार्केट डिमांड कहलाएगा, जब मैं सप्लाई की बात करूं तो मार्केट सप्लाई कहलाएगी। सो मार्केट डिमांड इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, की एक कमोडिटी की कितनी डिमांड है इंडिविजुअल यूनिट्स के द्वारा या कितनी सप्लाई है इंडिविजुअल कंपनीज के द्वारा। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इट इन्वॉल्व्स अ हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब एग्रीगेट डिमांड जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज का सम टोटल लेते हैं। मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल कितना सप्लाई किया जा रहा है या कितना डिमांड किया जा रहा है, उसको हम लोग एग्रीगेट करते हैं या सम टोटल करते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स, मैक्रो इकोनॉमिक इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ठीक है, कहीं पे ऐड कर लो, यहां पे मैं लिख लेता हूं। अल्टरनेटिव नेम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, हालांकि यहां पे लिखा हुआ है ये प्राइस थ्योरी है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक, तो ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बेटा, अब बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की। इससे पहले कि मैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स टॉपिक पे जाऊं, आप क्या समझते हैं नेचर का? तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं आपको एक इमेजिनेशन के वर्ल्ड में ले जाता हूं, मैं आपको कुछ इमेजिन करने बोलता हूं। आप इमेजिन कीजिए कि एक 25 से 30 साल के बीच में एक हैंडसम लड़का जिसके बड़े बड़े दाढ़ी हैं, ठीक, बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही अच्छा फिजिक है, बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता है और एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर नजर आती है। आपके दिमाग में
और ये बहुत वो लड़का जो है वो बहुत आक्रामक बिहेवियर का है, एग्रेसिव बिहेवियर का है। तो अगर मैं बोलूं कि उस लड़के का नेचर कैसा है, तो आप बताइए आपके दिमाग में किस पर्सन की छवि आएगी? तो आपका आंसर होगा विराट कोहली। आई होप कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा। तो इसका मतलब यह है कि मैंने एक पर्सन का नेचर जानने के लिए दूसरे किसी पर्सन से क्या किया है, उसे कंपेयर किया है। तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक्स का नेचर जानने के लिए हमें कुछ दूसरे सब्जेक्ट मैटर के या कुछ दूसरे सब्जेक्ट से उसे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो जब हम एक सब्जेक्ट के फीचर को दूसरे सब्जेक्ट के फीचर से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका नेचर कैसा है। उसी तरीके से जैसे हमने उस लड़के का नेचर विराट कोहली के नेचर से क्या किया, कंपेयर किया, तब हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर बच्चे का नेचर विराट कोहली जैसा है। अब शुरू करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का। तो वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, ये क्वेश्चन है। अब समझना, सबसे पहले मैं साइंस की बात करता हूं। तो जैसे हमने उस लड़के का नेचर जानने के लिए उसके कुछ फीचर्स जाने, उसी तरीके से, और वो फीचर्स किससे मैच करते थे? विराट कोहली के फीचर से मैच करते थे। सिमिलरली हम लोग जानेंगे कि साइंस के फीचर्स क्या हैं और देखेंगे कि क्या वो फीचर्स इकोनॉमिक्स में अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो वी विल कंसिडर इट एज अ साइंस, नहीं होते हैं तो वी विल नॉट कंसिडर इट एज अ साइंस। आइए देखते हैं। सबसे पहला फीचर है साइंस का, दैट इट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब साइंस में अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं और लॉ दिए हैं, और उन थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और लॉ की मदद से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ या प्रिंसिपल दिया था न्यूटन ने, वो लॉ था, उसके आधार पे बहुत सारे हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। सो कैन आई से दैट साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज? यस। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी है, अलग अलग लॉ दिए हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हैं, और उन थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और लॉ की मदद से हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, इकोनॉमी के टर्म्स में। सो कैन आई से दैट इकोनॉमिक्स हैज अ फीचर ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज? यस। तो यहां पे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आगे आप लोग पढ़ोगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक लॉ है जो ये बताता है कि किसी भी कंज्यूमर के द्वारा किसी कमोडिटी की जो डिमांड की जाएगी उसका पैटर्न कैसा होगा, वो किस तरीके से डिमांड करेगा। उसके लिए कुछ लॉ है, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ अजम्पशंस है। दूसरा फीचर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब, कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम। कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसे? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकोगे इस तरीके से तो वो आपको नीचे ही आएगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट नीचे ही आएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाल रहे हो और वो नीचे आ रहा है, तो इफेक्ट मतलब इफेक्ट क्या है? नीचे आना इज द इफेक्ट। और किस वजह से वो आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द कॉज। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड। अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करूं तो ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, ये तो नॉर्मल सी चीज है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्या होता है, कम होता है, तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो, और किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है तो आप उसकी डिमांड घटा देते हो। तो यहां पे जो डिमांड में चेंज आ रहा है, इट इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट? चेंज इन द प्राइस। प्राइस में चेंज होना कारण है डिमांड में चेंज होने का। तो चेंज इन द डिमांड इज द इफेक्ट, चेंज इन द प्राइस इज द कॉज। तो यहां पे ये वाला फीचर भी अप्लाई होता है। तीसरा मैथमेटिकल एपरेटस। मैथमेटिकल एपरेटस का मतलब ये होता है कि हम लोग साइंस में अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल
स्पीडोमीटर का एग्जांपल करते हैं, स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं स्पीड को मेजर करने में। थर्मोमीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने में। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी कंट्री की ग्रोथ मेजर करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी इज द मैथमेटिकल apparatus or tools for measuring in the economics. Next is capability of measurement. Sorry बेटा, कैपेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। कैपेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट का मतलब ये होता है जिस तरीके से हम लोग स्पीड को मेजर कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं किलोमीटर में, उसी तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स में भी जो भी वेरिएबल्स हैं उसको मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। फॉर एग्जांपल, किसी भी कंट्री का ग्रोथ कितना हो रहा है ये उसके जीडीपी से पता चलता है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से पता चलता है। मतलब एग्रीगेट आउटपुट कितना हुआ है, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, उससे पता चलता है और उसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से साइंटिफिक चीजें, साइंटिफिक वेरिएबल्स हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसी प्रकार से इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी हम लोग मेजर कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू फोरकास्ट। एबिलिटी टू फोरकास्ट का मतलब होता है जिस तरीके से आप ये अनुमान लगा सकते हो साइंस में, साइंस की मदद से, कि आने वाले 4-5 दिनों में कितनी बारिश होने वाली है, उसी तरीके से आप ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं इकोनॉमिक्स में कि कितना ग्रोथ रेट होने वाला है। फॉर एग्जांपल, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये अनुमान लगाते रहते हैं टाइम टू टाइम कि इंडिया के आने वाले कुछ साल में या अगले साल कितना ग्रोथ रेट होने वाला है, इन्फ्लेशन रेट कितना होगा। ये क्या है, अनुमान लगाया जा सकता है अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके। सिमिलरली, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी डिमांड है उसको हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग टूल्स की मदद से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक बार इसको देखिए, कुछ डाउट है एक बार इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं आर्ट में। चलिए बेटा, अब इन फीचर्स को समझने के बाद हमें ऐसा लग रहा होगा कि इकोनॉमिक्स इज अ परफेक्ट साइंस, बट ऐसा नहीं है। हमें ये तो समझ में आया कि साइंस के कुछ फीचर्स इकोनॉमिक्स में भी हैं, इसलिए हम लोग कंसीडर कर सकते हैं दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बट इकोनॉमिक्स इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। व्हाई? बिकॉज क्या होता है ना, साइंस की जो चीजें होती है वो यूनिवर्सल होती हैं। उदाहरण के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो देश के हर मतलब पूरे विश्व में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, आप कहीं पे भी चले जाइए। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में अगर किसी भी पेन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालोगे तो वो नीचे ही आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली, आप ऑस्ट्रेलिया में भी उछालोगे तो ऐसा नहीं है कि ऊपर उछालोगे तो ऊपर ही चला जाएगा, बिकॉज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है उस साइंटिफिक प्रिंसिपल की। लेकिन इकोनॉमिक्स डेफिनेशन में ही मैंने आपको बताया था दैट इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर, एंड सिंस ह्यूमन बिहेवियर, एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट इन नेचर, तो हर एक पर्सन की जो मतलब जो स्टडी है वो अलग अलग तरीके से की जाएगी। इसलिए इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस और वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है, इसलिए उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। इसलिए इकोनॉमिक्स इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। अब बात करते हैं आर्ट की। आर्ट का मतलब क्या होता है, तो कीन्स ने, एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा, आर्ट को कैसे डिफाइन किया। उन्होंने कहा आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द गिवन एंड। एंड का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, एम। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी एम को पाने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन सिस्टम ऑफ रूल्स को ही हम क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है तो समझते हैं। पहले तो आर्ट होता क्या है, आर्ट फॉर्मुलेट द रूल्स टू बी यूज्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। एक इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझना, आज हमारे देश में जो वित्त मंत्री है या जितने भी जो ऑफिशियल्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बजट बनाते हैं, जो बजट बनाने में हेल्प करते हैं, वो एग्जैक्टली करते क्या है, वो इकोनॉमिक्स के थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को पढ़ के आते हैं और उसे क्या करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। लेकिन पहले यूपीए गवर्नमेंट थी
मनमोहन सिंह की सरकार थी, आज बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी जी की सरकार है। दोनों सेम इकोनॉमिक थ्योरीज प्रिंसिपल्स पढ़ के आए होंगे, बट दोनों का देश चलाने का तरीका अलग अलग है, दोनों का बजट बनाने का तरीका अलग अलग है, रिसोर्सेस को एलोकेट करने का तरीका अलग अलग है, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते अलग अलग तरीके से हैं। तो इसका मतलब यह है कि दोनों ने पढ़ाई तो एक जैसी की है, थ्योरीज प्रिंसिपल सारे एक जैसे पढ़े हैं, बट उसे अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? आर्ट. Art refers to the application of the knowledge which you have gained. So science talks about theoretical knowledge, whereas art talks about the practical application of those theoretical knowledge. तो इकोनॉमिक्स में भी हम क्या करते हैं, जो थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। हेंस इकोनॉमिक्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज आर्ट। सो अगर कंक्लूजन निकालूं तो इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। इट इज साइंस इन इट्स मेथडोलॉजी, मेथड्स, एंड इट इज एन आर्ट इन इट्स एप्लीकेबिलिटी। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। ठीक, इसे प्लीज नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए फ्रेंड्स, अब आज हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में आए हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि इकोनॉमिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज आर्ट, लेकिन साइंस में भी दो प्रकार के साइंस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव साइंस और दूसरा होता है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, उसे हम पॉजिटिव साइंस कहते हैं। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब होता है कल्पना जो होना चाहिए आपके हिसाब से या किसी भी पर्सन के हिसाब से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव साइंस। अब इन दोनों को हम इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स में इसको अप्लाई किया जाए तो इकोनॉमिक्स दो प्रकार से डिवाइड हो सकते हैं, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नाउ लेट्स सी हाउ और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक, चलिए तो बेटा कुछ 5 पॉइंट्स मैंने 6 पॉइंट्स मैंने लाए हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? लेट्स सी। इफ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, देन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस दैट व्हाट इज or what is the economic problem or how the economic problem is actually solved। मतलब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये बताते हैं कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या और वह कैसे सॉल्व होती है। सो इट एक्सप्लेन्स अस व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एक्चुअली सॉल्व्ड। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये बताता है कि व्हाट ought टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। मतलब ये कि ये बताता है कि क्या सिचुएशन होना चाहिए और कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक्चुअली कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए। तो जब भी एक्चुअल एग्जिस्टेंस की बात होती है पॉजिटिव, जब भी चाहिए की बात होती है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वो आता है किसमें, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक, दूसरा वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अपने हिसाब से जज करना, ये सही है ये गलत है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पढ़ाया था कि लियोनेल रॉबिन्स ने कहा था दैट द इकोनॉमिक्स मस्ट बी न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स, जबकि एल्फ्रेड मार्शल ने यह कहा था कि सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए या वही गुड्स मतलब इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेलफेयर। तो उसको क्रिटिसाइज किया रॉबिन्स के द्वारा और उसने कहा कि इकोनॉमिक्स मस्ट बी न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, मतलब इकोनॉमिक्स को भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसकी वांट अच्छी है इसकी वांट बुरी है, वो सिर्फ ये स्टडी करता है कि वांट कैसे सेटिस्फाई हो या वांट होता क्या है।
सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जब मैं बात करूं तो इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, ये सही है ये गलत है वो उसे कंसिडर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट को बताता है। दूसरा, इट मीन्स दैट इट इज न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स। एंड्स का मतलब वांट, इकोनॉमिक्स मस्ट बी न्यूट्रल बिटवीन द वांट्स। इट मीन इट डज नॉट क्लासिफाई एनी वांट इनटू गुड वांट और बैड वांट। ठीक। लेकिन जब मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जैसा मैंने कहा ऐसा होना चाहिए, तो यहां पे वैल्यू जजमेंट की बात आ जाती है। सो यहां पे हम देखते हैं कि ये सही है या ये गलत है। आफ्टर दैट वेरिफिकेशन। नाउ चूंकि हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली में या तो प्रेजेंट है या हो चुकी है, इट इज और इट वॉज, तो यहां पे किसी भी चीज को वेरीफाई करना बहुत इजी हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए दो पर्सन हैं, राम और श्याम, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। राम का कहना यह है कि चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है, वहीं श्याम का कहना है इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों जिस बात पे लड़ रहे हैं, क्या किसी की भी ओपिनियन मैटर करता है क्या? या कौन सही बोल रहा है या कौन गलत बोल रहा है, इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स देखेंगे, हम डेटा देखेंगे, डेटा में पता चल जाएगा कि चाइना की पॉपुलेशन एट प्रेजेंट इंडिया से ज्यादा है। तो हम ये कंक्लूजन, मतलब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं बाय वेरिफिकेशन। इट मींस जो फैक्ट है उसको अपन वेरीफाई कर सकते हैं। चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है, ये फैक्ट है जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। हेंस anything which is in the positive economics can be verified with the actual data. It can be verified with the actual data, whereas normative economics cannot be verified with the actual data because it is based on the opinion. ये opinion के basis पे, imagination के basis पे ऐसा होना चाहिए, which is it cannot be verified. Next is purpose. Now positive economics का पर्पस क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पर्पस ये है कि वह बताता है कि एक्चुअल में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है कंट्री में, उसका रियल डिस्क्रिप्शन क्या है। व्हाट इज द रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री, इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, कितना कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से कितना कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, ये हो रहा है या हो चुका है, ये एक्चुअल डिस्क्रिप्शन बता रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि 2019-20 का जो जीडीपी है हमारी कंट्री का, वो मान लो 7% है, एक्चुअली में है। तो ये जो 7% जीडीपी है, ये हमें बताता है कि एक्चुअल में कितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ है या कितना प्रोडक्शन हुआ है या कितनी ग्रोथ हुई है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये कहता है कि हमारा 2019-20 का जीडीपी 8% होना चाहिए था या होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रियल डिस्क्रिप्शन बताता है 7%, जबकि ये बताता है कि आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए, दैट इज 8%। उसका कहना यह है कि हमारे देश में अगर सभी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो कम से कम 8% की जीडीपी होना चाहिए, जबकि ये बताता है कि एक्चुअल में अभी 7% ही जीडीपी है। इसका मतलब ये रियल डिस्क्रिप्शन बता रहा है और ये आइडियल सिचुएशन बता रहा है। नेक्स्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। फैक्ट के आधार पे चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा, फैक्ट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इट इज बेस्ड ऑन द ओपिनियन, आपकी ओपिनियन मैटर करती है। एक कहता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अभी इंडिया में पेट्रोल डीजल पे जीएसटी अप्लाई नहीं है, फैक्ट है, इट इज अ फैक्ट। जबकि एक का कहना यह है कि यार जीएसटी इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए पेट्रोल और डीजल के ऊपर, ये ओपिनियन है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डिमोनेटाइजेशन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इट इज एन ओपिनियन। लेकिन होने से पहले था, अब तो हो चुका है, तो इट इज अ फैक्ट दैट डिमोनेटाइजेशन हैज बीन डन, इट इज अ फैक्ट। लेकिन डिमोनेटाइजेशन से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये ओपिनियन की बात हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फायदेमंद रहा हो डिमोनेटाइजेशन, कुछ लोगों के लिए नुकसान दे रहा हो, इट इज बेस्ड ऑन द ओपिनियन। नेक्स्ट एग्जांपल,
तो कोई भी चीज जो एक्चुअली में है या किसी भी चीज को आप बता रहे हो कि ये एट प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल प्राइसिंग इन इंडिया इज राइजिंग, इट इज अ फैक्ट, सपोज इट इज अ फैक्ट। Normative economics, the petrol price should be reduced by implementation of GST, मतलब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, सो दैट पेट्रोल का दाम क्या हो सके, कम हो सके। ये आपका ओपिनियन है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। तो आई होप आपको इतने डिफरेंसेस से, इतने बेसिस से आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई हो, जिसमें हमने 3 चीजें डिस्कस की, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पेशेंटली सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।